ओके जी, तो बस बात है नहीं, हाँ, इधर फोकस करें लेक्चर पे। बायोकेमिस्ट्री में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट कार्टाजिनर सिंड्रोम। कार्टाजिनर सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बस बात है नहीं, कार्टाजिनर सिंड्रोम का मतलब ये है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये फादर और मदर से ट्रांसफर होकर बच्चों में जेनेटिकली अपेयर होता है। लेकिन इसके बारे में पॉइंट याद रखना है कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन in which there is primary defect in cilia, ठीक है, or flagella, cilia or flagella। आप लोगों ने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि जो कार्टाजिनर सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में हमने पहले से बात की है, लेकिन ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, एक होते फादर से आया हुआ जीन और एक मदर से आता है, ठीक है। अगर ऐसा डिजीज जो एक जीन की मसले से हो जाए वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम इसमें से एक जीन फादर से आए और एक जीन मदर से आए, तो कितने कापीज ऑफ द जीन हो गए? दो। तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। तो a genetic disorder where two defective copy of the gene is required, it's called autosomal recessive condition। क्लियर है? ये हम आगे इसके ऊपर बहस करेंगे, उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। लेकिन a disease where two copy of the gene is required, autosomal recessive। लेकिन कार्टाजिनर सिंड्रोम के अंदर जो मेन डिफेक्ट होता है वो सीलिया के अंदर होता है या फ्लैजेला के अंदर होता है, ठीक है जी। अब सीलिया या फ्लैजेला की जो डिफेक्ट है उससे प्रॉब्लम क्या होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज इसमें आता है कि इस कार्टाजिनर सिंड्रोम के अंदर जो प्रोटीन डिफेक्ट होता है, ये एमसीक्यूज आता है, प्रोटीन डिफेक्ट, ठीक है। इफ द एग्जामिनर आस्क यू व्हिच प्रोटीन डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन कार्टाजिनर सिंड्रोम, आंसर इज डायनीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? डायनीन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन आप लोगों ने याद रखना है, इसको कहते हैं डायनीन आर्म प्रोटीन। डायनीन प्रोटीन का एक नाम है, और ये जो डायनीन प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। देखिए, अगर हम इसका एक सिंपल मिसाल ले लें, इन आवर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल दिस ट्रेकिया, ट्रेकिया के नीचे फिर ब्रोंकस होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो ट्रेकिया है इसके अंदर एयर आती है। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। तो देखिए, इस ब्रोंकस के अंदर इस तरह की फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। एक्चुअली ये जो सीलिया होती है ये बीटिंग करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर बाहर से कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए और वो लंग्स में जाना चाहे तो उसको बाहर निकालना किसका काम है? सीलिया। तो सीलिया इज अ इम्यूनो प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम मेल के अंदर स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल कंटेन फ्लैजेला, और फ्लैजेला का काम यह है कि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है। तो फ्लैजेला जहाँ पे होगा ये मोटिलिटी में हेल्प करेगी, और जहाँ पे बॉडी के अंदर सीलिया होता है ये इम्यून सिस्टम की इन्हांसमेंट में काम करती है। मैं कहता हूँ अगर एक बंदा है उसको बाहर से कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए उसको फॉरेन बॉडी कहते हैं। फॉरेन बॉडी डस्ट हो सकती है, फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया हो सकती है। अगर नोज के जरिए हम सांस में एंटर करें तो फिर नेजोफेरिंक्स के जरिए ट्रेकिया में जाएगी कि नहीं, और ट्रेकिया के बाद ये किधर जाएगी? ब्रोंकस। लेकिन ब्रोंकस इसको लंग से रोकता है, मतलब ब्रोंकस के अंदर अल्लाह ने ऐसी मैकेनिज्म रखी है कि वो फॉरेन बॉडी को लंग तक जाने नहीं देती। जो फॉरेन बॉडी इधर तक आएगी तो ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये बाहर जाएगी। तो सीलिया इज गुड और बैड? इट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब फिर हमने एनाटॉमी के अंदर डिस्कस की थी पेरानेजल साइनसिस, याद है कि नहीं? यहाँ पे जो मैक्सिलरी बोन है इसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी है जिसको हम साइनस कहते हैं।
साइनस के अंदर भी सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। जो साइनस की सिक्रीशन है उसको नोज की तरफ निकालना ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में जहाँ पे भी सीलिया होता है या फ्लैजेला, उसकी मूवमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? डायनीन आर्म। कुछ लोगों में बाय बर्थ इस प्रोटीन का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर सीलिया और फ्लैजेला सही तरीके से मूवमेंट नहीं करती। तो ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर वेयर देयर इज प्राइमरी प्रॉब्लम इन द डायनीन आर्म लीडिंग टू abnormal motility of cilia and of flagella, that is called of कार्टाजिनर सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? कार्टाजिनर सिंड्रोम। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखे ट्राइएड, मतलब इन लोगों के अंदर तीन चीजें होती हैं। ट्राइएड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, मतलब अगर एक पेशेंट में तीन चीजें आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएड कहते हैं। ट्राई का मतलब क्या है? थ्री। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स इज कॉल्ड ऑफ ट्राइएड। अब देखें, कार्टाजिनर सिंड्रोम पेशेंट के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना है, दीज पीपल डिवेलप साइनोसाइटिस। इन लोगों में क्या होता है? साइनोसाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसिस इज कॉल्ड ऑफ साइनोसाइटिस। अगर मैक्सिलरी बोन में हो तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फ्रंटल बोन में हो तो फ्रंटल साइनोसाइटिस। बात समझ गए क्या नहीं? मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि हमारी पैरानेजल साइनसिस के अंदर सीलिया होता है कि नहीं? इस सीलिया का काम ये है कि ये बीटिंग करती है, इस तरह ये अपवर्ड बीटिंग करती है और ये साइनस की सिक्रीशन को बाहर नोज की तरफ निकालती है और हम नेजल सिक्रीशन में निकाल लेते हैं। अगर इस साइनस के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए या कोई सिक्रीशन आ जाए तो उसको यहाँ पे रिटेन होना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए? बाहर। और इस सिक्रीशन को निकालना सीलिया की मूवमेंट से होती है। लेकिन कार्टाजिनर सिंड्रोम के अंदर डिफेक्ट होता है सीलिया की मूवमेंट में। तो अगर साइनस की सीलिया काम ना करे तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंट्रैपमेंट के चांसेस होंगे क्या नहीं? और अगर यहाँ पे बैक्टीरिया स्टे करे, सिक्रीशन स्टे करे, तो इसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा। और इन्फेक्शन ऑफ साइनस इज कॉल्ड ऑफ साइनोसाइटिस। क्लियर है? तो द फर्स्ट थिंग इन कार्टाजिनर सिंड्रोम द पेशेंट विल डेवलप साइनोसाइटिस। क्लियर है? नंबर टू, अनदर थिंग इन दीज पेशेंट्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकिएक्टेसिस। अब देखिए, दो चीजें याद रखें। एक होते हैं ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस इज कॉल्ड ऑफ ब्रोंकाइटिस। एक होते हैं ब्रोंकस की परमानेंट डायलेटेशन। दो बातें हैं। अगर ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस। लेकिन अगर ब्रोंकस की परमानेंट डायलेशन हो जाए तो उसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे इस ब्रोंकस के अंदर सीलिया है कि नहीं? अगर ये सीलिया काम ना करे, क्योंकि कार्टाजिनर सिंड्रोम में जिधर भी सीलिया या फ्लैजेला होगी वो काम नहीं करेगी। अगर इस ब्रोंकस के अंदर सीलिया खराब हो जाए तो फिर बैक्टीरिया स्टे के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बैक्टीरिया विल डैमेज ब्रोंकस। तो इनिशियली द ब्रोंकस विल बी इन्फ्लेम्ड, इट इज कॉल्ड ऑफ ब्रोंकाइटिस। लेकिन जब ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर ये परमानेंट, ये जो ब्रोंकस है ये क्या हो जाएगी? डायलेट। परमानेंट डायलेटेशन ऑफ व्हाट? ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इन लोगों में ब्रोंकिएक्टेसिस होता है और इस ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रोंकिएक्टेसिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है? तो इन लोगों में कफ हो सकती है कि नहीं? खांसी होगी, कफ। लेकिन इसकी हॉलमार्क ये है दैट शुड बी प्रोडक्टिव कफ। इसमें स्प्यूटम होगा, क्योंकि ब्रोंकस सीक्रेट म्यूकस और वो म्यूकस कफ के जरिए जब हम निकालेंगे तो उसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट लेके, इन लोगों में साइटस इनवर्सस होता है। क्या होता है? साइटस इनवर्सस। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है, साइटस इनवर्सस का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी की जो आर्गन है वो जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट पे चले जाए और राइट के आर्गन किधर जाए? लेफ्ट पे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एनाटॉमिकल आर्गन है वो कंप्लीटली अपोजिट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? साइटस इनवर्सस। अब जैसे कि लीवर के साइड पे होता है राइट साइड पे, तो साइटस इनवर्सस पेशेंट में लीवर के साइड पे जाएगा? लेफ्ट पे। स्प्लीन के साइड पे होता है? लेफ्ट पे। लेकिन इस पेशेंट में किधर होगा? राइट पे। मतलब हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल अगर इंटेस्टाइन है, इस असेंडिंग कोलोन है वो राइट पे है तो वो लेफ्ट पे जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट पे है तो वो राइट पे जाएगा। अगर सारे आर्गन जो राइट पे है वो लेफ्ट पे चले जाए और लेफ्ट वाले राइट पे, तो ऐसे कंडीशन को हम साइटस इनवर्सस कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक और होता है दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें क्या होता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये पॉइंट याद रखें। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब ये है, वैसे हमारी जो हार्ट है वो ज्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है कि राइट पे? तो हम कहते हैं कि एनाटोमिकली
2/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, 1/3 ऑफ द हार्ट इज ऑन द राइट साइड। लेकिन ऐसे लोग जिसकी चेस्ट एक्सरे हमें ये बताए कि 2/3 ऑफ द हार्ट राइट साइड पे है और 1/3 ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड पे है, ऐसे सिचुएशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। क्लियर है? तो डेक्स्ट्रोकार्डिया इज अ कंपोनेंट ऑफ साइटस इनवर्सस। तो तीन चीजें याद रखें, ऐसे लोग जिसमें कंजेनिटली बाय बर्थ फैमिली वाइज कोई ऐसी इशू हो जिसकी वजह से बार बार साइनोसाइटिस हो रहा हो, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड साइटस इनवर्सस, these three things in a single patient, that is known as a Cartagena syndrome। क्लियर है? कार्टागेनर सिंड्रोम के अंदर लेके कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर इसको हम ट्रीट ना करें, व्हाट दिस पेशेंट विल डेवलप। अगर कार्टागेनर सिंड्रोम को हम प्रॉपर ट्रीट ना करें और वो मेल है, कार्टागेनर सिंड्रोम अगर मेल में है तो उसके अंदर जो स्पर्म मोटिलिटी है वो स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, तो स्पर्म विल नॉट रीच टू द ओवम, वो ओवम तक नहीं पहुंचेगी, तो फर्टिलाइजेशन हो सकेगी? नो। तो लेके इनफर्टिलिटी, इससे क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी। मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्टागेनर सिंड्रोम। प्लीज रिमेंबर, इनफर्टिलिटी ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। अब वजह क्या है? देखे, एक्चुअली जो फीमेल है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल यूट्रस, ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस के बाद ये वेजाइना है, इसका बर्थ कैनाल, वेजाइना, वेजाइना के बाद ऊपर क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस के साथ इस तरह अटैच फेलोपियन ट्यूब्स होती है, ये नाम सुना है कि नहीं? दीज आर फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे इन फेलोपियन ट्यूब की जो आउटर पार्ट है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको फिम्ब्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिय। वी विल डिस्कस इट, लेकिन इसमें सिर्फ याद रखें द आउटर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फिम्ब्रिय। यहाँ पे ओवरी होता है, व्हाट इज इट? ओवरी। और ओवरीज के अंदर ओवम होता है। क्या होता है? ओवम, जिसको हम एग भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये कौन सा ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब की जो इनसाइड है इस पे सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। तो जब ओवरी से एग रिलीज हो जाता है तो ये किसको मिलता है? फिम्ब्रिय। और फिम्ब्रिय इस एग को इस ट्यूब के अंदर लाता है। फिर ये जो एग है इसके साथ न फ्लैजेला है न सीलिया है, तो जिस एग के साथ न फ्लैजेला हो न सीलिया हो तो वो मूव कर सकेगी? नहीं करेगी। तो इसको हमने तो यहाँ तक लाना है, तो इसको यहाँ तक लाने के लिए जो इसके अंदर सीलिया है इसकी मूवमेंट चाहिए कि नहीं? ये जो सीलिया है ये एक के ऊपर मूव करते हैं और इसको आगे फॉरवर्ड पुश करते हैं ताकि यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ से स्पर्म आकर इसको मीट कर जाए। बात समझ गए कि नहीं? तो स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए फ्लैजेला चाहिए कि नहीं? और ओवम को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फेलोपियन ट्यूब की क्या चाहिए? सीलिया चाहिए। तो इस बंदे में या तो फ्लैजेला का इशू होगा या सीलिया। अगर मेल है तो उसकी स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी है। अगर फीमेल है ओवम तो आएगी लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का जो सीलिया है वो काम नहीं कर रही है। तो अगर ओवम यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, कैन इट विल फर्टिलाइज? नो। तो चाहे कार्टाजेनर सिंड्रोम मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों के अंदर क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी। अब दो वजह याद रखें, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है। मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की लीडिंग काज है स्पर्म डिसमोटिलिटी। क्या होता है? स्पर्म डिसमोटिलिटी। और फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की जो रीजन है वो सिलियरी डिसमोटिलिटी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर ये ट्रीट ना की जाए तो लेटर रिकरेंट RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन लोगों को क्रोनिकली लॉन्ग टर्म में रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होती है? इन्फेक्शन होती है। अभी रिसेंटली जो PMC के अंदर एग्जाम हुआ है एनालिस स्टेप 1, इसमें कार्टाजेनर सिंड्रोम आया है। इसमें आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आता है कि जनाब एक बंदा है 14 साल का है, 15 साल का है, वो प्रीवियस 2 साल से ये हिस्ट्री दे रहा है कि इसको बार बार नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जब साइनोसाइटिस होता है तो देयर इज हेवीनेस ऑफ द हेड, उस पे हेवीनेस ऑफ द हेड है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और एनोस्मिया है। एनोस्मिया मीन लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। तो इसका मतलब ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ दैट इज ड्यू टू रिकरेंट साइनोसाइटिस। फिर उस बंदे को कफ भी है और वो कफ आम सिरप या पल्मोनल सिरप है, हाइड्रोलिन सिरप है, इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि जो कफ है इसकी रीजन है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकस एंड दैट इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। उस बंदे की कफ के लिए, अब ये बात सुन ले, उस बंदे को कांसी का मसला है और वो ठीक नहीं होता, तो हम एज अ डॉक्टर ये सोचते हैं कि इसका एक चेस्ट एक्सरे कराए। क्या कराए? चेस्ट एक्सरे। और जब हमने एक्सरे कराया तो उसमें 2/3 ऑफ द हार्ट लिफ्ट की बजाय कहाँ पे था? राइट साइड पे था। तो हमने ये कहा कि इस बंदे को क्या है? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो साइनोसाइटिस
डेक्स्ट्रोकार्डिया प्लस ब्रोंकिएक्टेसिस कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज कार्टाजिनल सिंड्रोम। कार्टाजिनल सिंड्रोम की जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जेनेटिक मसला है और जीन्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो द बेटर ऑप्शन टू ट्रीट दिस पेशेंट सिम्टोमेटिकली, अगर इनको साइनोसाइटिस है, जाइनोसिन स्प्रे का नाम सुना है कि नहीं, इसको जाइनोसिन स्प्रे देते हैं ताकि इसका जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम हो और इसकी जो नोज है वो ओपन रहे। दूसरी बात यह है कि इसको हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, लीवोफ्लॉक्सिसिन देते हैं। ये सारे वो ड्रग है जिससे हम रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रीट करते हैं। तो आप लोगों ने ट्रीटमेंट में एक बात लिखनी है, ट्रीट दीज पेशेंट सिम्टोमेटिकली। इन लोगों को हम क्या ट्रीट करते हैं? सिम्टोमेटिकली, बट कंप्लीट ट्रीटमेंट इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी, ये पॉइंट। लेकिन द वर्स्ट आउटकम ऑफ दिस सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों में इनफर्टिलिटी करा सकती है। क्लियर है? इसमें है कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाँ, ओके। ये किस एज में होगी? ये होते हैं बाई बर्थ। ये ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव है, लेकिन पहले अर्ली इन द लाइफ जिसको हम डायग्नोज नहीं करते। तो दीज पीपल व्हेन रीच टू प्यूबर्टी एंड दे वांट टू कंसीव प्रेगनेंसी विद देयर पार्टनर एंड दे कांट। तो जब हम फीमेल वर्कआउट करते हैं तो वो ठीक होती है, लेकिन इशू मेल में होता है। या अगर फीमेल है तो इशू मेल में नहीं होता, फीमेल में होती है। और फिर जब हम बाद में देखते हैं तो स्पर्म काउंट इज ओके बट स्पर्म मोटिलिटी इज डिफेक्टिव। मतलब ये है कि स्पर्म की जो काउंट है वो तो नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म के साथ फ्लैजेला मूव नहीं कर रही है, तो स्पर्म मोटिलिटी खराब है। तो लैक ऑफ स्पर्म मोटिलिटी वन ऑफ द रीजन इज कार्टाजिनल सिंड्रोम। फिर इस पेशेंट से आप पूछते हैं, यार आपको पिछले कुछ सालों के अंदर बार बार हेडेक वगैरह तो नहीं होता? वो कहेगा मेरी नाक बंद रहती है, मुझे कोई चीज की स्मेल महसूस नहीं होती और बस ऐसा लगता है कि सर पे एक बोझ है। इसका मतलब इस बंदे को रिकरेंट क्या होता है? साइनोसाइटिस। और उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होते हैं? इन्फेक्शन। हम बाद में उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, अगर उसकी फैमिली में भी कोई ऐसा इशू मौजूद है तो डेफिनेटली देन दैट इज नोन एज कार्टाजिनल सिंड्रोम। क्लियर है? तो एक्चुअली दीज पीपल यूजुअली डायग्नोज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये किसके अंदर आते हैं? प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट के सेल साइकिल। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय सेल साइकिल। ले गए सेल साइकिल। ठीक है जी। सेल साइकिल के बारे में पॉइंट याद रखने हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सेल साइकिल। लेके a regulated या a series of events, a series of events which leads to cell growth, which leads to cell growth, increase in the numbers of cells, increase in the numbers of cells, ब्रैकेट में लेके एक्चुअली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एंड नरिशमेंट। देखिए जहां पे आप लोग को एमसीक्यू लिखता हो ना, इंशाल्लाह ऑन द डे एग्जाम इससे उतरे ही एमसीक्यूज आते हैं। इस टॉपिक तो देखो 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। तो जहां पे भी एग्जाम में जाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पीएमसी एग्जाम में, प्लेब एग्जाम में, आज आप लोग घर जाकर इतना काम करें, सेल साइकिल के ऊपर एमसीक्यूज ओपन करें। तो जहां पे मैंने एमसीक्यूज इंशाल्लाह लेके आऊंगे वही आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये हमें पता होता है बार बार इसके जो कॉमन क्वेश्चन है वो कभी मिस नहीं होते, और एग्जाम के दिन एक एमसीक्यूज भी मैटर करता है। तो हर एक बंदे ने इसके एमसीक्यूज जरूर याद रखने। ठीक है। सेल साइकिल एक इवेंट है, सीरीज ऑफ इवेंट, जिसके अंदर मतलब स्टेप्स होंगे। क्या होंगे? सीरीज ऑफ इवेंट मीन दिस टॉपिक विल कंटेन अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें एक स्टेप्स होंगे जिसके अंदर सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और इसमें एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, सेल की जो नंबर है वो क्या होती रहेगी? बढ़ती। अगर एक सेल है जिससे हमने 2 बनाने हैं, तो जो सेल पहले आया था उसको कहते हैं पेरेंट सेल। तो क्या कहते हैं? पेरेंट। और जिस सेल से आगे हमने 2 बनाने हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो एक सेल पेरेंट होता है और इससे जो 2 बनेंगे वो डॉटर सेल है।
फिर जो वही दो होंगे वो नेक्स्ट के लिए पेरेंट बन जाएंगे और इससे जो बनेंगे वो डॉटर सेल होंगे। तो सेल साइकिल के अंदर सेल की नंबर क्या होती है, इंक्रीज, जिसको हम सेल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ सेल को क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। अब लेकिन इसमें जनाब जो सेल साइकिल है इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है, कि सेल साइकिल की कंपोनेंट्स कौन कौन सी है। आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि सेल साइकिल के अंदर दो कंपोनेंट्स है, देखिए टू, मतलब टू कंपोनेंट्स का मतलब कि इसके दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं इंटरफेस, सेल साइकिल में द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है, और अनदर इज कॉल्ड माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है, इंटरफेस एंड माइटोटिक। तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट पहले तो हम सेल साइकिल को दो में डिवाइड करते हैं, इट कंटेन इंटरफेस एज वेल एज इट कंटेन माइटोटिक फेज। इसमें लिखे इट इज लॉन्गेस्ट, सेल साइकिल का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो क्या है, दैट इज इंटरफेस, ठीक है, और जो माइटोटिक फेज है इट इज शॉर्टेस्ट फेज, ये सबसे क्या होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है, इट इज शॉर्टेस्ट बट इट इज अ लॉन्गेस्ट। इसमें लिखे इट इज प्रिपरेटरी फेज, ये क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। और इसमें लेके इट इज डिवाइडिंग फेज, ये क्या होता है, डिवाइडिंग फेज होता है। देखिए इसकी मिसाल बहुत आसान है, जैसे कि देखिए आप लोग पूरे 6 साल पढ़ते हैं, एकेडमी में 5 महीने पढ़ते हैं, द रीजन इसके कल को मैंने एग्जाम देना है, क्लियर है। अब 6 साल मेहनत जो है ये आपकी प्रिपरेटरी फेज है, क्या है, प्रिपरेटरी। फिर वो 6 साल का जो आउटपुट है वो एक एग्जाम के अंदर पता चलता है, वो कितने घंटे का होता है, 2 या 3 घंटे का होता है। तो जिसके अंदर आपकी रिजल्ट आनी है ये आपकी डिवाइडिंग फेज है, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे, डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं, कि पहले तो आप प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन आप 6 साल करते हैं लेकिन उसका आउटपुट कितने घंटों में आता है, 3 घंटों में। तो प्रिपरेटरी फेज डिवाइडिंग फेज से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो इंटर फेज इज अ प्रिपरेटरी, so therefore it is the longest phase। लेकिन फिर आपने 6 साल मेहनत की और एनएलई का दिन आ गया, एग्जाम में बैठ गए, फिर जहाँ पे आपने पास फेल होने डिवाइड होने दोनों अतराफ, तो उसको क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं, और वो शॉर्टेस्ट फेज होता है। इसमें जो इंटर फेज है इसमें ये याद रखना है कि इसके सब फेजेस होते हैं, मतलब इंटर फेज इज देन डिवाइडेड इनटू फ्यू सब फेजेस। जिस तरह हम 6 साल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलग अलग प्रिपरेशन होती है, तो इसी तरह इंटरफेस के अंदर भी कुछ सब फेजेस होती है। नंबर 1 इसके जो फेजेस है, नंबर 1 इज G1 फेज, इसको क्या कहते हैं, G1 फेज, ठीक है। G स्टैंड फॉर गैप, G का मतलब क्या है, गैप, इसको कुछ लोग गैप 1 भी कहते हैं, GAP गैप 1, या इसको G1 कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अनदर इज S फेज, इसको क्या कहते हैं, S फेज। S फेज का अगर फुल फॉर्म लिखना है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज, इसका नाम क्या है, सिंथेटिक फेज। और एक लिखे G2 फेज, एक क्या होता है, G2 फेज, इसको हम गैप 2 या इसको ग्रोथ 2 भी कहा जाता है। तो गैप और ग्रोथ दोनों यहाँ पे सेम है, तो गैप 1 एंड गैप 2, या ग्रोथ 1 या ग्रोथ 2, और इनके बीच में से सिंथेटिक फेज होता है। इन 3 फेजेस को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो माइटोटिक है इसके भी सब फेजेस है, लेकिन बुक ने ये एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन आप लोग सिर्फ लिस्ट में लिखे। माइटोटिक फेज के अंदर होता है प्रोफेज, ये नाम सुना है कि नहीं, इसमें क्या होता है, प्रोफेज। फिर इसके अंदर होता है मेटाफेज, अनदर इज मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफेज, क्या होता है, एनाफेज, ठीक है। देन टीलोफेज, क्या होता है, टीलोफेज, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन, तो सेल डिवीजन को फिर साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एक्चुअली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, these 5 आर दी सब फेजेस ऑफ माइटोटिक फेज। और ये जो 3 है इसमें क्या है, ये इंटरफेज है। अब कौन बताएगा कि इनमें से लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, इंटरफेज है कि माइटोटिक है, इंटरफेज है, लेकिन इसके फेज सिर्फ कितने हैं, 3। ये सबसे शॉर्टेस्ट है लेकिन इसके फेजेस, इसका मतलब ये है अगर ये फेजेस ज्यादा है लेकिन इसमें सेल स्टे बहुत कम करेगा, इसलिए इसमें सेल टाइम कम लगाएगा, तो हमारे लिए क्या है, शॉर्टेस्ट है। इसमें अगर ये फेजेस 3 है लेकिन इनमें सेल ने ज्यादा टाइम लगाना है, तो हमारे लिए क्या है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। बात समझ गए क्या नहीं।
तो आपने देखे इस तरह याद रखना है, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और एक सेल से फ्यूचर में कितने बनते हैं? दो बनते हैं। इसका मतलब जो सेल है वो नंबर में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेल साइकिल में प्राइमरीली दो चीजें हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। लॉन्गेस्ट वन इज इंटरफेज, शॉर्टेस्ट इज माइटोटिक फेज। वो फेज जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करे तो वो कौन सा फेज है? एंटर। इस फेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। और जो प्रिपरेशन सेल ने की है उसके बेस पे सेल जाकर एक में से कितने में डिवाइड होगा? दो में। तो उसकी जो एक्चुअल डिवीजन होगी वो किस फेज के अंदर होगी? माइटोटिक फेज के अंदर होगी। बात समझ गए क्या नहीं? अब डायग्राम लिखे कि इसकी जो डायग्रामेटिक व्यू है वो कौन कौन सी है। तो डायग्राम हेडिंग दे दे और उसकी जो डायग्रामेटिक व्यू है उसको अब डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आसान है कि नहीं? अब इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। सेल साइकिल की जो डायग्राम है उसमें एमसीक्यूज बताऊंगा, वो आप लोगों ने वन बाय वन नोट करना है, ठीक है जी। हाँ जी, अब डायग्राम के अंदर हम इसकी जनाब डिस्कशन करेंगे। देखें, आसान ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ पेज ड्रा करते हैं। यहाँ पे लिखे ग्रोथ वन या G1, जिसको हम कहते हैं गैप वन फेज, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेस। ये किसका पार्ट है? इंटरफेस। G1 के बाद जो सेल है ये इस तरह नीचे जाएगी, ये ड्रा करते रहे, अभी मैं समझाऊंगा बाद में। G1 में जो सेल होगा वो सेल G1 से निकलकर एस फेज में जाएगी। किस में? एस फेज। और इस फेज को वेरी गुड हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज कहते हैं। फिर इस फेज के अंदर जो सेल होगा वो आगे जाकर G2 में जाएगा। किस में जाएगा? G2, जिसको ग्रोथ 2 या गैप 2 फेज कहते हैं। अब देखें, यहाँ से G1 एस फेज एंड ऑफ G2, इस पूरे को हम इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस। फिर यहाँ से G2 के बाद जो सेल एंटर करेगा दैट विल बी एम फेज। इसको क्या कहते हैं? एम। और एम फेज इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। इसका नाम क्या है? माइटोटिक। फिर इस एम के अंदर वो 5 है, प्रोफेज, मेटाफेज, वो इसके अंदर आते हैं। फिर एम फेज के बाद जो सेल होगा, इधर देखें, यहाँ से सेल की फिर 2 लक है, मतलब 2 किस्मत है। इसकी 2 किस्मतें ऐसी है कि अगर एम फेज से कोई सेल निकले, ये बात समझने वाली है, अगर एम फेज से कोई सेल निकले तो एक चांस ये है कि वो दोबारा किस में आ जाए? G1 में आ जाए और ये साइकिल कंप्लीट हो जाए। बात समझ गए? या चांस ये है कि M से वो सेल निकले और एक और फेज में चला जाए जिसको G0 कहते हैं। क्या कहते हैं? G0। G0 का मतलब G0, नॉट मीन जीरो। क्लियर है? यहाँ पे गैप 0 फेज होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इवेंट बट इट इज नॉट इंक्लूड इन दिस साइकिल। तो हमने ये फेज सेल साइकिल के अंदर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये जो G0 है ये साइकिल का हिस्सा है नहीं है, ये तो साइकिल से बाहर है, तो सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमने डिस्कस करना है क्योंकि यहाँ से M के बाद जो सेल ने आगे जाना है तो उसकी 2 फेट्स है, 2 किस्मतें हैं, या तो वो G1 में जाए या किस में जाए? G0 में। अब इधर प्लीज सुन ले, जो सेल G0 में आ जाए फिर इसके आगे 2 ऑप्शन है। कितने? 2। या तो सेल परमानेंट किस में स्टे करें? G0 में, और कभी भी इस साइकिल का हिस्सा ही ना बने। या कुछ सेल ऐसे होते हैं कि यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट। और रेस्ट करते वक्त इसको अगर हम बाहर से क्या प्रोवाइड करें? स्टिमुलस, तो वो फिर G0 से दोबारा किस में जाए? G1 में चले जाए। बात समझ गए क्या नहीं? तो एक्चुअली सम सेल स्टे इन G0 फॉरएवर, नेवर एवर कम इनटू द G1। बट अगर हम कुछ सेल को बाहर से क्या प्रोवाइड करें? स्टिमुलस, तो वो G0 से लीक करके दोबारा किस में आ जाए? G1 में आ जाए। बात समझ गए क्या नहीं? तो ये है हमारे पास सेल साइकिल की एक स्केच। अब इस साइकिल को एक्सप्लेन कैसे करना है, इसकी थीम क्या है और एमसीक्यू क्या है, अब इसको देखते हैं। प्लीज इधर देखें, यहाँ पे ये जो G1 फेज है, शाबाश। अब इधर देखिए, एक एक पॉइंट समझाता हूँ। G1 फेज जो है ये S फेज से पहले है कि बाद में? पहले है। तो इसका जो दूसरा नाम है प्री सिंथेटिक फेज, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री सिंथेटिक फेज। इट मेक सेंस, ठीक है? अगर आप लोग सोचे इट मेक सेंस, बात समझ गए? प्री का मतलब क्या है? बिफोर। प्री मीन बिफोर। किस फेज से पहले? सिंथेटिक फेज से पहले। इससे पहले है ना, इस वजह से इसका नाम क्या है? प्री सिंथेटिक फेज। अगर अच्छे स्टूडेंट है और वो आपको ये बताए कि सेल साइकिल के अंदर प्री सिंथेटिक फेज कौन सा होता है, आंसर विल बी
G1 फेज, ये कौन सा होगा? G1 होगा। इसमें लिखें कि इसमें सेल विल प्रिपेयर, देखें, सेल विल प्रिपेयर ऑल दी, ये पॉइंट याद रखें, ऑल दी essential nutrients, enzymes and protein which is required for DNA replication। बात समझ गए क्या नहीं? एक्चुअली ये पॉइंट आप लोगों को आनी चाहिए। अगर सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। डीएनए को रिप्लिकेट करना होगा तब सेल बाद में एक में से कितने में आ जाएगा? 2 में। सेल मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए को रिप्लिकेट करना सबसे लाजिम है। एक डीएनए से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, और वही एक एक डीएनए फिर 2 सेल के हिस्सा बनेंगे। इधर देखें, मैं अगर यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखूं, दिस इज अ सेल, सेल कंटेन दिस सेंटर पार्ट इज नोन एज अ न्यूक्लियस। इसके अंदर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डीएनए से अगर हम डीएनए को एक से कितने में डिवाइड करें? 2 में, इसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए को 1 से 2 में डिवाइड करने के लिए उसके लिए कुछ एसेंशियल क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो बुक ने भी नहीं बताया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे फिर स्पेशलाइजेशन वाले लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी काम के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं। तो न्यूट्रिशन चाहिए डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, फिर इसके लिए क्या चाहिए? कुछ एंजाइम्स चाहिए, और कुछ क्या चाहिए? प्रोटीन। तो सेल इस G1 फेज के अंदर जो पड़ा हुआ है, इसने G1 से फिर किस में जाना है? S फेज। और S फेज का काम यह है कि जब सेल यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो इस S के अंदर डीएनए ने क्या करना है? रिप्लिकेट करना है। ये बातें समझ आ रही क्या नहीं? इस फेज के अंदर डीएनए ने क्या करना है? रिप्लिकेट। लेकिन उस रिप्लिकेट करने के लिए सेल ने पहले से प्रिपरेशन करनी है कि नहीं? और वो प्रिपरेशन सेल किस फेज में करता है? G1 फेज में करता है। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे G1 के अंदर सेल अपने लिए वो सारी चीजें प्रिपेयर करेगा जो किसके लिए काफी हो जाए? डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। तब फिर सेल G1 से जाकर किसके काबिल बन जाएगा? S फेज के काबिल बन जाएगा। अब G1 में डीएनए रिप्लिकेशन हो चुकी है या डीएनए रिप्लिकेट करने के लिए प्रिपरेशन हुई है, इसलिए ये प्रिपरेटरी फेज है। ये क्या है? प्रिपरेटरी फेज है, और ये सिंथेटिक फेज से पहले है, जिसको हम प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेल यहाँ पे अगर सारी प्रिपरेशन करे तो फिर ये नीचे जाएगा किस फेज की तरफ? इस फेज में एंटर होने से पहले यहाँ पे चेक पॉइंट होता है। क्या होता है? चेक पॉइंट। दिस चेक पॉइंट एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन G1 एंड S फेज। और इस चेक पॉइंट पे एक प्रोटीन पड़ा होता है जिसका नाम है साइक्लिन। इसका नाम क्या है? साइक्लिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक जीन भी होता है जिसका नाम है P53। इसका नाम क्या है? P53 जीन। ये 2 बातें याद रखें। लेकिन इनमें से जो 90% रोल है वो किसका है? साइक्लिन का है, और 10% P53 का है। अब देखिए, आप लोग कहोगे कि इसका मतलब क्या है? भाई आप फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चाइना में है, वो पाकिस्तान आ रहा है किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसने बॉर्डर तो क्रॉस करनी है कि नहीं? लेकिन जिस काम के लिए आप पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान आप आ रहे हैं, आप अपनी शहरी क्यों नहीं है, आपके पास रिक्वायरमेंट मीन के पासपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? आपके पास वीजा होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसने पासपोर्ट इकट्ठा किया, वीजा भी लगवाया, और इसने इस कंट्री से जंप मार के इस कंट्री में जाना है, तो उसने बॉर्डर पे चेक करना है कि नहीं? ये चेक पॉइंट जो है ये समझता है, ये साइक्लिन ये क्या करता है, ये सेल के साथ वो रिक्वायरमेंट देखता है कि आया इस सेल ने इतना रिक्वायरमेंट की है कि वो किसके काबिल हो? डीएनए रिप्लिकेशन। अगर ये इसको चेक करके पास आउट करता है तो देन सेल विल जंप फ्रॉम G1 इनटू S फेज। ये MCQ आता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रेगुलेट द एंट्री ऑफ सेल फ्रॉम G1 टू S फेज? आंसर इज साइक्लिन। ये साइक्लिन होता है। तो साइक्लिन कैन मेक द साइकिल रेगुलर। ये साइकिल को क्या बनाता है? रेगुलर इन अ बैलेंस वे। अब जब ये इसको ओके करे और सेल किस फेज में आ जाए? वेरी गुड, ठीक है, इट इज सिंथेटिक फेज। ये कौन सा फेज है? सिंथेटिक फेज है, ठीक है, सिंथेटिक फेज। अब MCQs ये है, अब प्रिपरेशन हो चुकी है कि नहीं? सेल के लिए कि डीएनए
के लिए। हाँ जी, इन दिस फेज व्हाट एक्चुअल डीएनए रिप्लिकेशन अगर, फिर इस फेज के अंदर जो एक्चुअल डीएनए रिप्लिकेशन है वो होगी क्या नहीं, मतलब प्रिपरेशन पहले की हुई थी और जब सेल इस फेज में जाएगा तो उसके अंदर एक्चुअल डीएनए की क्या हो जाएगी, रिप्लिकेशन। तो डीएनए से एक से कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी। बात समझ गए क्या नहीं। तो इस फेज के लिए एमसीक्यूज ये है कि ये वो फेज है जिसके अंदर सेल अपनी डीएनए की क्या करेगी, रिप्लिकेशन करेगी। अब इधर देखिए, फिर इस फेज के बाद सेल किधर जाएगा, G2। अब लेके इसके अंदर ये सिंथेटिक फेज के बाद में है कि पहले है, तो ये पोस्ट सिंथेटिक फेज है। ये क्या है, पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट मीन आफ्टर, ये सिंथेटिक फेज के बाद में है। क्लियर है। अब ये भी प्रिपरेटरी फेज है। क्या है, प्रिपरेटरी। इसमें लिखे इन दिस फेज the cell will prepare all the requirement। अब इस रिक्वायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं क्या नहीं, इसमें एंजाइम्स भी आते हैं और प्रोटीन भी आते हैं, which is enough for cell division। वेरी गुड। जो किसके लिए हो, सेल डिवीजन के लिए। बात समझ गए क्या नहीं। दो बात याद रखिए, एक सेल वो प्रिपरेशन करेगा जिससे वो किसको रिप्लिकेट करे, डीएनए। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन ये होगी, आपने स्टेप 1 पास किया ना, फिर स्टेप 2 में जाओगे। स्टेप 2 ये है कि इसमें सेल हर वो चीज इकट्ठा करेगा जिसको पूरे सेल को दो में डिवाइड करे। बात समझ गए क्या नहीं। तो ऐसा प्रिपरेशन जिसपे सेल डीएनए को दो में डिवाइड करता है वो कौन सा फेज है, G1। और ऐसा प्रिपरेशन जिसपे पूरा सेल दो में डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, G2 फेज होता है। क्लियर है क्या नहीं। अब इस G2 के अंदर सेल डिवीजन के लिए, अब जब G2 से ये सेल आगे जाकर किस फेज में एंटर करेगी, M फेज, तो फिर क्या होगा, चेक पॉइंट होगा कि भाई प्रिपरेशन इज ओके और नॉट, क्या या इतना प्रिपरेशन है कि जिसपे सेल डिवाइड हो जाए कि नहीं। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है अगेन दैट शुड बी साइक्लिन। ये क्या होता है, साइक्लिन होता है। बात समझ गए क्या नहीं। अब एक चीज आप लोग को समझ में आई, देखें G1 में एक्टिविटी होती है कि प्रिपरेशन। इधर देखिए, अब लिखना 1 मिनट के लिए छोड़ दे। G1 में प्रिपरेशन है कि एक्टिविटी है, प्रिपरेशन है। इस फेज में प्रिपरेशन है कि एक्टिविटी है, वेरी गुड। और G2 में क्या है, इसको G इसलिए कहते हैं कि एक गैप है, इसमें सेल कुछ नहीं करता, ये इसमें सेल रेस्ट लेता है, गैप लेता है ताकि वो चीजों को प्रिपेयर करे। बात समझ गए क्या नहीं। और जिस चीज पे प्रिपरेशन हो जाए उसको बनाना, सिंथेसिस करना, वो इसके अंदर होते हैं डीएनए के लिए। क्लियर है। अब इधर देखें, जब भी कोई ऐसा फेज हो जिसमें सेल एक्टिविटी ना करे, सिर्फ क्या करे, प्रिपेयर, सिर्फ क्या करे, तो वो एक G1 है और एक हो। तो G1 से आगे जिस फेज में भी सेल जाएगी या G2 आगे जिस में जाएगी, वहां पे किसका होना जरूरी है, चेक पॉइंट का होना जरूरी है। क्या का होना जरूरी है, चेक पॉइंट, कि वो चेक तो करे कि यार प्रिपरेशन इज ओके और नॉट। बात समझ गए। तो G1 से S में जाने के लिए भी चेक पॉइंट है और G2 से M में जाने के लिए भी क्या है, चेक पॉइंट, और दोनों का नाम साइक्लिन है। क्लियर है। अब अगर ये साइक्लिन ये भी पास करे कि यार इसमें इतना प्रिपरेशन है जिसको सेल को डिवाइड करे, तो वो किस फेज में जाएगा, M में जाएगा। किस में जाएगा, M में जाएगा। और M के अंदर एक्चुअली एक सेल से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। फिर वही दो अगर फिर दोबारा किस में आ जाए, तो फिर जाकर 2 से आखिर में कितने बनेंगे, 4। तो देखिए यहाँ पे जो सेल था इसने चीजें प्रिपेयर की, तो प्रिपेयर का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बढ़ाया, एंजाइम बनाए, तो सेल का साइज क्या हो गया, तो न्यूट्रिशन मिलकर सेल का साइज भी बढ़ गया। और एक सेल एंटर हुआ था और कितने निकले, 2, तो सेल डिवाइड भी हो गया, सेल नंबर भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस साइकिल में एक फेज है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स है, अ सीरीज ऑफ इवेंट इन अ रेगुलेटेड फैशन where cell increase in the growth size as well as increase in the number, that is known as a cell cycle। इसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब कुछ सेल ऐसे हैं कि वो M के बाद किस में चले जाते हैं, G0 में, और कुछ ऐसे होते हैं कि कभी G0 में जाते नहीं है, वो M के बाद डायरेक्ट किस में आते हैं, G1 फेज में आते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे एक्चुअली जो सेल हमारा टारगेट डीएनए को रिप्लिकेट करना तो अलग है, लेकिन एक्चुअल हमने एक सेल से कितने बनाने हैं, 2, तो वो किस फेज के अंदर हो गया, M। लेकिन यहाँ से लेके इस तरह यहाँ तक ये तो सारा प्रिपरेशन है, लेकिन एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे हो गई। तो G1 से लेके G2 तक ज्यादा टाइम लगेगा कि कम, तो ये एंटर फेज है। और जिसमें कम टाइम लगेगा एक्चुअल डिवीजन होगी
तो वो शॉर्टेस्ट फेज है जिसको हम एम फेज कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे देखें, एक हेडिंग दे दे सेल टाइप, इंपोर्टेंट। सेल टाइप्स के बारे में एक पॉइंट याद रखें। एक को हम कहते हैं लेबाइल सेल, एक को हम क्या कहते हैं? लेबाइल सेल। ठीक है, लेबाइल सेल के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो सेल है जो कभी भी G0 में ना जाए, मतलब वो सेल जो G1 से M के थ्रू इसके अंदर इस तरह इस साइकिल में रिवॉल्व होए, लेकिन कभी किस में ना जाए? G0 में जाए। इसमें लेके द सेल which is not goes to G0, ठीक है, and multiply continuously। ऐसा है कि नहीं? मतलब ऐसा सेल जो इस साइकिल में कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा हो लेकिन G0 में ना जाए, तो उसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल कहते हैं। उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? लेबाइल सेल देते हैं। लेबाइल सेल का अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में आ जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है GIT सेल। कौन से सेल? GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT के जितने भी सेल है वो लेबाइल सेल होते हैं। नेक्स्ट लिखे बोन मैरो। इसके अंदर क्या आता है? बोन मैरो। बोन मैरो कंटिन्यूसली RBC WBC बनाता है क्या? नहीं, तो वो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा साइकिल में चलती है, वो कभी भी किस में नहीं जाती? G0 में। और एक लेके यूरिनरी सिस्टम। कौन सा? यूरिनरी सिस्टम। और इसमें स्किन भी आता है। क्या आता है? स्किन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कौन से सेल है? लेबाइल सेल है। लेबाइल सेल से आप लोगों को क्या मतलब कंसेप्ट मिल गया कि लेबाइल सेल वो सेल है और नीचे लेके एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल हम कहते हैं कि यार देखिए, हमारी जो स्किन है इस पे अगर कट लग जाए तो 3 दिन बाद वो उसी कट की शक्ल में नजर आएगा या चेंज होगा? चेंज, क्योंकि हमारी जो स्किन सेल है ये हर 2 से 3 दिन बाद क्या हो जाते हैं? शेड हो जाते हैं और नए बनते हैं। तो ऐसे सेल जो शेड होने के बाद खुद को रीजनरेट करे, न्यूअर करे, इसका मतलब वो सेल फिर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या? नहीं, तो वो सेल हमारे पास क्या है? लेबाइल सेल है। तो स्किन का सेल देखिए, स्किन सेल, एपिथेलियल सेल, बोन मैरो, GIT, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है? लेबाइल सेल है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेबल सेल। सेकंड हेडिंग दे दे कि व्हाट इज स्टेबल सेल। स्टेबल सेल इसमें आप लोगों ने याद रखना है द सेल विच स्टे इन G0, जो कहां पे स्टे करें? G0 फेज, बट आफ्टर स्टिमुलस again enter to, very good, again enter to G1, that is called stable। इसका मतलब ये जो सेल्स है ये स्टेबल है फॉर G0। ये G0 में बिल्कुल स्टेबल पड़े होते हैं, लेकिन अगर हम इसको बाहर से क्या प्रोवाइड करें? स्टिमुलस, तो ये दोबारा किस में आ सकते हैं? G1 में आ सकते हैं। इसको कौन से सेल कहा जाएंगे? स्टेबल। इसके एग्जांपल में लेके लिम्फोसाइट। कौन से सेल? लिम्फोसाइट। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट। कौन से सेल? हेपेटोसाइट। और एग्जाम में जो आज तक आया है स्टार करे वो हेपेटोसाइट से। हेपेटोसाइट्स आर दो सेल विच मेड लीवर। ये क्या बनाती है? लीवर बनाती। अब आप लोग खुद सोचे, एक पेशेंट है, इधर देखिए इसका एग्जाम्पल इस तरह से कि एक पेशेंट है 60 ईयर ओल्ड है, 65 ईयर ओल्ड है, उसको सीरोसिस हो गया। क्या हो गया? सीरोसिस का मतलब इसका जो लीवर है वो परमानेंटली डैमेज हो गया, वो फिर काम करने का काबिल नहीं होता। सीरोसिस के अंदर इसको ESLD कहते हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज। क्लियर है? अब एंड स्टेज लीवर डिजीज का जो एक हल है वो लीवर ट्रांसप्लांट है। क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट। तो हम पूरा लीवर किसी से नहीं ले सकते, हम लीवर का एक टुकड़ा लेते हैं और वही एक टुकड़ा अपने आप को क्या करता है? रीजनरेट। तो यहाँ पे देखे लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब लीवर के जो सेल है वो कौन से सेल है? स्टेबल। अब जब तक हम इंसिजन ना दें और उसको टच ना करें, लीवर ट्रांसप्लांट करना ये उस लीवर को क्या प्रोवाइड करना है? स्टिमुलस। और जब उस सेल को हम जगा लेते हैं तो वही सेल जो पहले से स्टेबल स्टेट में पड़े होते हैं वो किस में आना शुरू कर दे? G1। और जो टुकड़ा हमने रखा है उसके सेल कंटिन्यूसली क्या शुरू हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। और वो जो एक टुकड़ा होता है वो अपने आप को क्या कर देता है? रीजनरेट कर देता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि होल लीवर शुड बी ट्रांसप्लांटेड और अ पार्ट ऑफ लीवर, part of the liver, then part of the liver
regenerate themselves into whole liver because of which mechanism? Because they are which cell? Stable cell. वो कौन से होते हैं? Stable cell. ये खुद कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे जब तक हम क्या प्रोवाइड ना करें? स्टिमुलस प्रोवाइड ना करें. क्लियर है? और आखिर में लास्ट में एक लेके दैट इज परमानेंट सेल. वो क्या होते हैं? परमानेंट सेल. तो परमानेंट सेल्स के बारे में लेके दो सेल्स विच इज ऑलवेज स्टे इन विच फेज? जी नॉट फेज. तो ऑलवेज आप लेके दो सेल ऑलवेज स्टे इन जी नॉट फेज. आप चाहे इसको जितना भी स्टिमुलस दे दे वो किस में नहीं आएंगे? G1 में नहीं आएंगे. तो इसको हम कौन से कहते हैं? परमानेंट सेल्स कहते हैं. अब स्टेबल और परमानेंट दे के दोनों में क्या फर्क है? दोनों जी नॉट में रहते हैं क्या? नहीं. लेकिन स्टिमुलस देने के बाद जो स्टेबल सेल है वो जी नॉट से किधर आ सकते हैं? G1. लेकिन परमानेंट को आप जितना भी स्टिमुलस दे दे वो G1 में नहीं आते. इसलिए इसको हम कौन से सेल कहते हैं? परमानेंट सेल. एक दफा जब यहाँ से सेल स्टार्ट हो जाए और इसने मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर जाकर ये हमेशा के लिए किसका हिस्सा बन जाता है? जी नॉट का. अब उनमें कौन कौन से सेल है? एग्जाम्पल देखें. कार्डियक सेल. कौन से सेल? कार्डियक सेल. अब देखें हार्ट अटैक के अंदर जब एक दफा सेल खत्म हो जाए तो दोबारा रिजनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता. हार्ट अटैक का मतलब अगर किसी को 20 साल में हार्ट अटैक हो जाए और उसका आप 60 साल की उम्र में ईको करे या ईसीजी करे फिर भी पता चलेगा कि यहाँ पे डार्ट है और ये शो करता है कि आपको जिंदगी में पहले क्या हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था. इसका वजह यह है कि हार्ट के जो सेल है वो अपने आप को रीजनरेट नहीं करते क्योंकि दो सेल्स आर विच सेल? परमानेंट सेल. वो हमेशा के लिए किसके अंदर पड़े रहते हैं? जी नॉट फेज में रहते हैं. तो कार्डियक मीन हार्ट. कार्डियक सेल्स आर विच सेल? परमानेंट सेल. नेक्स्ट देखिए न्यूरॉन्स. क्या होते हैं? न्यूरॉन. न्यूरॉन भी परमानेंट है. अगर ब्रेन के अंदर न्यूरोनल इंजरी हो जाए वो फॉरएवर होती है, वो फिर ठीक हो नहीं होती. लेकिन हम सीएनएस न्यूरॉन की बात करते हैं. लेकिन जो पीएनएस न्यूरॉन है उसकी इंजरी अगर कम है तो अपने आप को क्या कर सकती है? रीजनरेट कर सकती है. बट हियर इज सीएनएस न्यूरॉन वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. और आखिर में लेके स्केलेटल मसल सेल. व्हिच सेल? स्केलेटल मसल सेल. तो स्केलेटल मसल सेल. अब देख आप लोग कहोगे यहाँ पे मसल है बाइसेप मसल. यहाँ पे अगर कट लग जाए तो कुछ दिनों के बाद वो तो ठीक हो जाता है. लेकिन ये मसल नहीं होते. ये मसल के ऊपर स्किन होता है. क्या होता है? स्किन. तो स्किन के जो सेल है एपिथेलियल सेल वो तो हमेशा के लिए क्या है? लेबाइल है. लेकिन स्किन के नीचे जो मसल सेल है स्केलेटल मसल सेल है वो कौन से सेल होते हैं? परमानेंट होते हैं. तो अगर आप लोगों ने देखे वैसे हम जो परमानेंट सेल की बात करते हैं तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विच सिस्टम? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर आप लोग सीएनएस वर्ड याद रखें तो परमानेंट सेल के अंदर सी फॉर कार्डियक सेल. क्या होता है? कार्डियक सेल. एन फॉर न्यूरॉन एंड एस फॉर स्केलेटल मसल सेल. ठीक है. और इसके साथ चौथी बात लेके आरबीसी. कौन से? आरबीसी. आरबीसी भी एक दफा लाइस हो जाए जब तक न्यू नहीं बनेगी तो वो जो पुराना आरबीसी है वो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकता. बिकॉज आरबीसी लेक न्यूक्लियस. आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होती. मतलब इमेच्योर आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस बट व्हेन इट बिकम मैच्योर इसमें फिर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. हीमोग्लोबिन अपेयर, न्यूक्लियस डिसअपियर. तो मैच्योर्ड आरबीसी भी रीजनरेट नहीं होती. एक तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से और दूसरी बात माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से. तो पावर हाउस ऑफ एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आरबीसी में नहीं होती. और न्यूक्लियस कंटेन डीएनए और डीएनए हैज द एबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग द सेल. लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होती. याद रखें पूरी हैवानात जितने भी है ठीक है ज़ूलॉजी के अंदर हम उसके पार्ट में आते हैं. लेकिन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इज सेंस ऑफ थिंकिंग. जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं. हमें अल्लाह ने ये लक़ब दिया है कि हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकते हैं लेकिन जानवर ये नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप जानवर को जिस तरह ये डॉग है या कुछ जानवर हो जिसको हम ट्रेन करते हैं वो भी ह्यूमन लाइक एक्ट करते हैं. ऐसा है क्या? नहीं. तो एक्चुअली हम ज़ूलॉजी के अंदर ही आते हैं. ठीक है ना. ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल को भी डिस्कस किया जाता है लेकिन जो सेंस ऑफ थिंकिंग है वो सिर्फ डिफरेंस है. अब मेन पॉइंट यही समझाने लगा कि जो आरबीसी हमारे है वो आरबीसी एनिमल के भी होते हैं. जिस तरह के एनिमल के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती तो हमारे में भी नहीं होती. सिर्फ एक एनिमल की होती है दैट इज कॉल्ड केमल. वो क्या है? केमल. जो ऊंट है ऊंट इट आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस. लेकिन उसके अलावा इसलिए तो जो ऊंट है वो सहरा में सफर करता है पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है और अल्लाह ने उसको वाटर रिजर्वायर भी दिया होता है. वो अपने अंदर पानी को
कई दिनों तक रख सकता है कि नहीं। एक तो उसमें ये एबिलिटी है, दूसरा इसकी आरबीसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसकी आरबीसी मशीनरी स्ट्रांग है, इसलिए वो सहरा में अगर पानी ना मिले तो कई कई घंटों तक वो सफर कर सकता है। तो द ओनली एनिमल हुज आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस दैट शुड बी केमल। लेकिन ये अगर आप लोग आरबीसी वाला टॉपिक खोलें, और सेम्बोलिंगम बुक का नाम सुना है कि नहीं, फिजियोलॉजी का, जिसको जेपी लोग कुछ कहते हैं, कुछ सेम्बोलिंगम कहते हैं, तो वहाँ पे एरिथ्रोसाइट का जो है उसमें मेरे ख्याल में या 8वां लाइन है या 7वां लाइन है, वहाँ पे ये लिखा है कि एनिमल कंटेन आरबीसी बट नन अदर देन एनिमल, जितने भी इंक्लूडिंग ह्यूमन है या एनिमल है, उसके मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस तो नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली स्केलेटल जो मसल सेल है उसकी रीजनरेशन बहुत वीक है, लेकिन इसके साथ जो हम कट लगाते हैं वो फेशिया की लगाते हैं, और जो फेशिया है इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। जो वीक मसल होते हैं आफ्टर द सर्जरी उसको कनेक्ट करना, वो खुद रीजनरेट नहीं होते, लेकिन उसको कनेक्ट करना ये फेशिया का काम है। और जो मसल को हम कट लगाते हैं उसको हम स्टिचेस के जरिए आपस में मिलाते हैं, और जब वो आपस में मिलाते हैं तो उसके ऊपर फेशिया और स्किन का लेयर आ जाता है, जो हमें बाहर से ऐसा लगता है कि अंदर से ठीक हो गया है, लेकिन उसकी जो अपनी रीजनरेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, फिर इसलिए अगर कोई सी सेक्शन करे या कोई ऐसी सर्जरी करे जिसमें हम स्केलेटल मसल को क्या करें, इंसिजन दे दे, वो बंदा 20 साल बाद ये कहेगा कि यार मैंने वजन नहीं उठाना क्योंकि मेरी पहले से ऑपरेशन हुई है, तो वो एरिया एज कम्पेयर टू नॉर्मल पूरी जिंदगी नहीं रहता, क्योंकि वो वीक रहता है। वजह यह है कि इसकी फुल रीजनरेशन नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? और आगे टॉपिक पढ़ें, टाइम क्या है? हाँ, ओके। स्टेबल सेल के लिए स्टिमुलस क्या है? वो इन्फेक्शन हो सकती है, वो बाहर से ट्रोमा हो सकती है, वो सर्जरी भी हो सकती है। अगर हेपेटोसाइट है उसमें कोई हेपेटाइटिस हो जाए, दैट हेपेटाइटिस एक्ट एज इंट्रिंसिक स्टिमुलस। ये लीवर इंजरी हो जाए तो वो भी इंट्रिंसिक। इंजरी का मतलब ये है कि बाहर से कोई चीज डैमेज करना ही है, लेकिन सेल को स्टेबल से निकलकर मल्टीप्लाई करना है ताकि वो उस इंजरी का क्या करे, मुकाबला कर सके। तो स्टिमुलस इन्फेक्शन से लेके सर्जरी तक हो सकती है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलस, सिविरिटी ऑफ द स्टिमुलस, इसको इतना स्टिमुलस देना चाहिए कि हम G0 के अंदर इसको जगाए और वो कहाँ पे एंटर करें, G1 में एंटर करें। ठीक है, 10 मिनट ब्रेक करेगा। समझ गए ये कि नहीं? तो ये सेल साइकिल की जो फेजेस है ये भी पूर्ण है, और इसके साथ ये टाइप इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है।